आज की जो घटना है उसे सुनने के बाद आपको भरोसा उठ जाएगा उन रिश्तों पर से जिस रिश्ते को हम खुद बनाते हैं। आपको भरोसा उठ जाएगा उस राखी पर से जो हम बांधते हैं। आपको भरोसा उठ जाएगा उस इंसान से जिस पर हम खुद से भी ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपको भरोसा उठ जाएगा उस सिस्टम से जिस सिस्टम ने उस माँ की सुनी नहीं। आपको भरोसा उठ जाएगा उस सिस्टम के उस मैनेजमेंट से जिसने 1.5 महीने तक उस लड़की को नहीं ढूंढा और 1.5 महीने बाद जब वो लड़की मिलती है तो एक ऐसी हालत में मिलती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार पुलिस वाले क्या कर रहे थे, पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी, उस लड़की के साथ क्या हुआ था। उस लड़की के साथ ऐसा करने वाले इंसान के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। आप कहेंगे कि वाकई में ही दुनिया में अब लोग नहीं रहे हैं, दुनिया में अब लोग हैवान बन गए हैं। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है वैशाली और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है पीरापुर। मैं बात कर रही हूँ इसी गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम संजना भारती होता है। संजना भारती जो होती है उसके परिवार में उसके माँ बाप और उसकी एक बहन जिसका नाम सालू होता है। सालू जो होती है वो छोटी होती है, यानी कि संजना भारती के कोई भाई नहीं होता है, सिर्फ इसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप जो होते हैं वे सोच लेते हैं कि हमारी 2 बेटियाँ हैं, हम इन 2 बेटियों को पढ़ाएंगे और बेटियों को इस काबिल बनाएंगे कि हमें कभी बेटे की कमी महसूस ना हो। यानी कि वे अपनी बेटियों को इस कदर रखते हैं कि वे बेटे की तरह बना कर रखते हैं। जो चीज़ वे चाहती थी माँ बाप जो होते हैं वक्त से पहले ला कर देते हैं, यानी कि जो ज़रूरतें होती हैं माँ बाप जो होते हैं उनकी टाइम से पहले पूरी करते हैं। ऐसे ये संजना भारती जो होती है एलन कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही थी, यानी ग्रेजुएशन कर रही थी। इसकी उम्र जो होगी लगभग 19-20 साल होगी। संजना भारती जो होती है 26 मई सन 2025 को एडमिट कार्ड लेने के लिए वो अपने कॉलेज जाती है। लेकिन जैसे वो एडमिट कार्ड लेने के लिए जाती है 12 या 12:30 के करीब अपनी माँ को कॉल करती है, यानी सॉरी माँ ही अपनी बेटी को कॉल करती है संजना भारती को कि तुम कितने वक्त में आ जाओगी। तो बेटी जो होती है वो कहती है कि माँ मैं आधे घंटे में घर आ जाऊँगी। आधा घंटा बीत जाता है। जब आधे घंटे से 1 घंटा गुजर जाता है, माँ जो होती है अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बेटी जो होती है जब घर नहीं आती है तो माँ की जो चिंता होती है वो बढ़ने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ पर रह गई। माँ जो होती है एक बार उसे फिर फ़ोन करती है। जब एक बार फिर उसे फ़ोन करती है तो देखती है कि फ़ोन बंद जा रहा है। अब माँ की जो चिंता होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और सोचने लगती है कि बेटी ने अभी बात की थी 1-1.5 घंटा पहले और उसने कहा था कि आधे घंटे में आ जाऊँगी, लेकिन वो अभी तक ना ही तो घर आई है और ना ही उसका फ़ोन मिल रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। यानी कि शाम तक उसका इंतज़ार किया जाता है, शाम तक उसके यार दोस्तों से पूछा जाता है और शाम तक पूछते जाने के बाद सब जगह ढूंढने के बाद उसे हर एक गली में ढूंढा जाता है, हर एक जगह पर ढूंढा जाता है। जब हर एक गली जगह पर ढूंढ लेते हैं तभी 27 मई सन 2025 को वे पुलिस थाने जाते हैं, यानी कि भगवानपुर थाने जाते हैं। भगवानपुर थाने जो होता है वो एलन कॉलेज जो होता है भगवानपुर थाने में आता है। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद माँ बाप जो होते हैं अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी लापता हो गई है और वो कल अपना एडमिट कार्ड लेने आई थी और उसने कहा था कि मैं 12 बजे फ़ोन किया था माँ ने कि आधे घंटे में आ जाऊँगी, लेकिन वो घर पर नहीं आई है। पुलिस वाले जब उस माँ की उस पिता की बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं भगवानपुर के थाना प्रभारी जो होते हैं वहाँ के पुलिस वाले जो होते हैं ये कहकर उस बात को टाल देते हैं कि जिस गांव से तुम आए हो उस गांव का ये थाना नहीं लगता है, तुम्हें गरोल थाना जाना चाहिए। गरोल थाने के अंतर्गत तुम्हारा गांव आता है और यहाँ पर तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि एलन कॉलेज जो है वो इसी थाने के अंतर्गत आ रहा है और हमारी बेटी जो है इसी थाने से इसी कॉलेज से गायब हुई है, तो हम रिपोर्ट यहाँ पर लिखने आए हैं। लेकिन वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। तभी माँ बाप जो होते हैं गरोल थाना जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद अपनी बेटी की लापता होने की बात कहते हैं। तो गरोल थाना के जो पुलिस वाले होते हैं वे भी टाल मटोल करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये केस जो है भगवानपुर थाने के अंतर्गत आता है क्योंकि वहाँ से आपकी लड़की गायब हुई है। यानी कि ये मतलब कि जो आवेदन पत्र होता है उसे ले तो लेते हैं लेकिन उसे अच्छे से देखते नहीं हैं। जब अगले दिन माँ बाप जाते हैं तो माँ बाप जब उस दिन ही जाते हैं तो माँ बाप को कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है। तो माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि हमारी बेटी बालिग है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन माँ जो होती है वो कहती है कि अगर हमारी बेटी किसी के साथ भाग गई है तो हमें उसका पता बताओ, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं कि 24 घंटे तक इंतज़ार करो, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
लेकिन उनके कान पर कोई जू नहीं चलती है। पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को टाल मटोलते रहते हैं, यानी कि कोई भी थाना ना ही तो उनकी रिपोर्ट लिखता है, कोई भी थाना ना ही तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है। और अगर थाने वाले जो होते हैं कहते हैं तो ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी और आ जाएगी। अब आप जो होते हैं वे थानों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन थाने की जो पुलिस होती है भगवानपुर की और करौल थाने की, वो इतनी बेशरम हो चुकी थी कि वाकई में उन्होंने उस लड़की को ढूंढना मुनासिब नहीं समझा। दिन गुजरते चले जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल होता है, बहन जो होती है उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं और करीब 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन गुजर जाने के बाद भी जब कोई पुलिस वाले की इन्वेस्टिगेशन नहीं दिखाई देती है, पुलिस वाले जो होते हैं ऐसी टाल मटोल करते रहते हैं। 1 महीना गुजर जाता है और जब 1 महीना गुजर जाता है तो 26 जुलाई सन 2025 को माँ बाप जो होते हैं वे ऑनलाइन आवेदन देते हैं, यानी कि कोर्ट में अर्जी डालते हैं, कोर्ट से मदद मांगते हैं, कोर्ट में गुहार देते हैं कि कोई भी थाना उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। जब कोर्ट में गुहार देते हैं तो दिन गुजरते चले जाते हैं, तभी आता है 10 जुलाई सन 2025, यानी कि 1.5 महीना बीत जाता है, 44 दिन आ जाते हैं। और जब 10 जुलाई सन 2025 को गांव का एक व्यक्ति जो होता है अपने खेतों में जाता है, खेतों में जाने के बाद वो देखता है कि जो इसकी मिट्टी है, गड्ढा है, वो कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो उठा हुआ होता है। तभी वो गांव का व्यक्ति जो होता है गांव वालों को बुलाता है। गांव वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि शराब दवाई होगी क्योंकि छुपाई रखी होगी किसी ने यहाँ पर, तो उसे खोदने लगते हैं। जैसे उसे खोदने लगते हैं तो थोड़ा सी खोदने के बाद उसमें से एक बैग निकलता है। जब थोड़ा सा और खोदते हैं तो उसमें से कुछ कपड़े निकलते हैं, और जब थोड़ा सा और खोदते हैं उस गड्ढे को तो उसमें से बदबू आने लगती है। और जब बदबू आने लगती है तो वो लड़की कोई और नहीं होती है, वो लड़की संजना भारती होती है। जब संजना भारती के घर वालों को ये बात पता चलती है तो संजना की जो माँ होती है उसके पिता जो संजना के पिता जो होते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। यानी कि कोर्ट में जो गुहार दी थी वो उसी दिन आई थी। पुलिस वाले जो होते हैं उसी के दिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे, लेकिन पुलिस वाले 44 दिन बाद इस केस को देखने वाले थे। अब पुलिस वालों को बुलाया जाता है, पुलिस वाले आ तो जाते हैं, लेकिन उनके साथ ना ही तो कोई FSL टीम होती है, ना ही उनके साथ सबूतों को जुटाया जाता है। वे सिर्फ सीधा से निकालते हैं, निकालने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इधर माँ बाप जो होता है उनका सीधा सीधा रो रो कर बुरा हाल होता है, उनका सीधा सीधा एक इंसान टारगेट होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उस इंसान को टारगेट करते ही नहीं हैं, पुलिस वाले जो होते हैं उस इंसान को उठाते ही नहीं हैं। दरअसल यानी कि संजना भारती के 15 दिन बाद जब वो गायब हो गई थी, तभी एक उसकी दोस्त जो होती है अपनी माँ से सारी बातें बताती है। संजना भारती की जो दोस्त होती है अपनी माँ से सारी बातें जो होती है 15 दिन बाद बताती है, संजना भारती के गायब होने से। संजना भारती की माँ से संजना की जो दोस्त होती है उसकी माँ जाती है उसके पास, और पास जाने के बाद संजना भारती की माँ से एक एक बात बताती है कि तुम्हारी बेटी को किडनैप करने वाला, तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत करने वाला और कोई नहीं है, तुम्हारी संजना भारती का भाई है। यानी कि संजना भारती जिसे राखी बांधती थी वही है। जब संजना भारती की माँ ये सारी बात सुनती है तो कहीं ना कहीं संजना भारती की माँ को भी लगता है 15 दिन बाद कि सही कहा, रुपेश ने ऐसा किया होगा। उस लड़के का नाम जो होता है रुपेश होता है। रुपेश की उम्र जो होती है 24-25 साल होगी। रुपेश की शादी हुई थी, रुपेश के 2 बच्चे भी होते हैं। अब सालू भी ये बात सुनते हैं तो सालू को भी कहीं ना कहीं शक होता है रुपेश पर, क्योंकि सालू जो होते हैं वो बताती है, संजना भारती की छोटी बहन जो होती है वो बताती है कि हाँ मुझे भी शक होता है रुपेश पर। संजना भारती की जो दोस्त होती है, दोस्त की माँ जो होती है, जब एक एक बात बताती है संजना भारती की माँ को, संजना भारती की बहन को, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। यानी कि उसकी दोस्त की जो माँ होती है वो बताती है कि तुम्हारी जो बेटी है उसे रुपेश परेशान करता था, यानी कि जहाँ जहाँ तुम्हारी बेटी जाती थी वहीं वहीं रुपेश जाया करता था और उसका पीछा करने की कोशिश करता था, उसको कहीं पे हाथ पकड़ लेता था और उसके साथ मुबासा क्या करता था और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता था। संजना भारती जो होती है अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती है, लेकिन उसकी दोस्त जो होती है संजना भारती को एक एक बात बताती है, और एक एक बात कुछ ऐसे बताती है कि वो संजना भारती से पहले पहुंच जाता था जहां पर संजना भारती जाना चाहती थी, चाहे कॉलेज हो या फिर दुकान हो। यानी कि उसका पीछा करता रहता था, उसे हर वक्त टॉर्चर सा करता रहता था। संजना भारती जो होती है उसे भाई मानती थी, उसे राखी बांधती थी। घर वाले जो होते हैं बताते हैं कि संजना भारती को अगर कोई भी काम होता था तो वो रुपेश के साथ चली जाती थी, क्योंकि संजना भारती का कोई भाई नहीं होता है और रुपेश को ही वो अपना भाई मानती थी। लेकिन रुपेश उसके साथ ऐसा करेगा, राखी बांधने के बदले उसे ऐसी चीज़ देगा, राखी बांधने के बदले उसे ऐसा सिला देगा, शायद संजना भारती को पता नहीं था। लेकिन संजना भारती जो होती है वो कुछ दिनों से परेशान रहने लगती है, उदास रहने लगती है। यानी कि वो अपने घर वालों से नहीं बताती है कि रुपेश उसे परेशान कर रहा है।
समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है, लेकिन संजना भारती की जो माँ होती है वो सोचने लगती है कि हाँ, एक बार रुपेश जो होता है मेरे पास आता है। और संजना भारती की जो माँ होती है बीमार होती है, तो रुपेश जो होता है उसे फ़ोन दिखाता है और कहता है कि देखो तुम्हारी बेटी किसके साथ घूम रही है। यानी कि वो संजना भारती के चरित्र पर उंगली उठाता है। संजना भारती को घर बैठाना चाहता था, संजना भारती को घर से नहीं निकलने देना चाहता था। वो AI से फ़ोटो एडिट करता है और एडिट करने के बाद कहता है कि देखो, तभी माँ जो होती है वो कहती है कि मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तुम इसे साफ उजाले में दिखाना, मैं जब देखना चाहूँगी। संजना भारती की माँ जो होती है वो बताती है कि उसने फिर मुझे वो फ़ोटो दिखाई नहीं। उसने ना ही तो अगले दिन दिखाई, ना ही फिर कभी दिखाई। संजना भारती की जो माँ होती है उसको अब लगने लगता है कि हाँ, रुपेश ने ये सब कुछ किया होगा, रुपेश की वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। इधर जो सालू होती है वो भी बताती है कि उसकी बहन के कैरेक्टर पर वो सवाल उठाता है। उसकी बहन के साथ वो ऐसा करना चाहता था कि वो घर में रहे। कहीं ना कहीं घर वालों को अब समझ आ चुका था कि रुपेश ने ये सब कुछ किया है। यानी कि 15 दिन बाद वे पुलिस स्टेशन जाकर खुद भी कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करने वाला रुपेश है। रुपेश जो है वो पहले से ही 6 महीने की जेल काट कर आ चुका है किसी जुर्म में, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे एक भी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, ना ही तो वे रुपेश के खिलाफ लिखते हैं, ना ही किसी और के खिलाफ लिखते हैं। वे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं हैं। यानी कि संजना भारती की जो माँ होती है वो बताती है कि संजना भारती के 10 जुलाई मिलती है। 10 जुलाई को जब मिलती है उससे पहले 8 जुलाई या 7 जुलाई सन 2025 को पुलिस वाले जो होते हैं रुपेश के घर आते हैं। दोनों थाने के पुलिस वाले उसके घर आते हैं, यानी कि गरोल थाना के भी और भगवानपुर थाने के भी। यानी कि जहाँ पर जिनकी बेटी गायब है, जिनकी बेटी को 1.5 महीना हो गया है गायब हुए, पुलिस वाले जो होते हैं उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। वे 2 दिन पहले रुपेश के पास आते हैं। घर वाले जो ये बताते हैं कि हमारी बेटी के साथ इसने बहुत गलत काम किया है और हमें लग रहा है कि हमारी बेटी के साथ इसने रेप किया है, क्योंकि उसके कपड़े, शरीर के तन पर कपड़े नहीं होते हैं। कपड़े जो होते हैं, उसकी चुन्नी जो होती है वो खेत में पड़ी हुई होती है। उसके आधे शरीर पर कपड़े होते हैं, आधे शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। माँ बाप का कहना है, बहन का कहना है कि उसकी बहन के साथ रेप हुआ है। उसकी बहन के साथ रेप एक ने नहीं, उसकी बहन के साथ गैंग रेप किया गया है। यानी कि रुपेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन पुलिस वाले अभी भी उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करते हैं। रुपेश जो होता है जब 2 जुलाई सन 2025 को उसकी शव मिलता है, वो गायब हो जाता है, अपने परिवार को लेकर गायब हो जाता है। यानी कि रुपेश के जो परिवार वाले होते हैं वे भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हाँ, उसके बेटे ने ऐसा किया है, लेकिन जैसे उसका शव मिलता है संजना भारती का, ये सब गायब हो जाते हैं। यहाँ पर संजना भारती जो होती है वो एक ऐसी लड़की थी जो बहुत सीधी थी, सिंपल थी। यानी कि वो बहुत डरने वाली लड़की थी। वो ऐसी लड़की नहीं थी कि किसी का सामना कर सके, किसी से अपनी बात कह सके। यानी कि रुपेश जो उसके साथ कर रहा था वो अपनी दोस्त को तो बताती है, उसकी दोस्त सारी चीज़ें देखती थी, लेकिन संजना भारती की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अपने माँ बाप को बता दे, अपनी बहन को बता दे। संजना भारती रुपेश को राखी भी बांधती थी, लेकिन 1-2 साल से शायद राखी नहीं बांध रही थी। अब यहाँ पर किसकी गलती है? यहाँ पर भगवानपुर थाने के और गरोल थाने के कुछ पुलिस वाले जो हैं सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टम जो है बहुत ही हल्का पड़ा हुआ था। अगर वे वक्त रहते संजना भारती को ढूंढ लेते, वक्त रहते संजना भारती को देख लेते, तो वाकई में शायद वो आज जिंदा भी हो सकती थी। ना ही जो पुलिस वाले उसे ले जाते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, ना ही उसका शव दिखाया जाता है। अगर वहाँ पर उसकी बहन जो होती है सालू अपनी बहन को देखने भी जाती है, तो वहाँ पर जो टाल मटोल की जाती है, उसकी एक एक चीज़ जो होती है वो भी नहीं मिलती है। यानी कि हर चीज़ मिलती है, उसकी पानी की बोतल मिलती है, बैग मिलता है, उसके कपड़े मिलते हैं, उसके हाथ का जो भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन संजना भारती का जो फ़ोन है वो नहीं मिलता है। यानी कि संजना भारती का जो फ़ोन है वो गायब रहता है। अभी भी पुलिस वालों ने इस फ़ोन को नहीं ढूंढा है और ना ही अभी फ़ोन मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको कैसा लग रहा होगा ये सोचकर कि किसी के घर की जो बेटी होती है वो 1.5 महीने से लापता होती है, और जब 1.5 महीने बाद वो मिलती है तो सोचो उस बाप का क्या हाल हो रहा होगा, उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा, और उस बहन का क्या हाल हो रहा होगा। यहाँ पर एक लड़के ने एक रिश्ते को शर्मसार कर दिया है जिसे वो भाई मानती थी। संजना भारती की माँ का कहना है कि उसके कुछ बस की नहीं है रुपेश ने तो अपने घर पर भी लोन ले रखा है, और ऐसे व्यक्तियों का शायद यही हाल होता है। रुपेश के पीछे जो हाथ है वो बड़े व्यक्तियों का है, बड़े लोगों का हाथ है। बड़े लोगों की वजह से उनकी जो रिपोर्ट है वो थानों में नहीं लिखी गई है। एक गरीब ही कभी पुलिस वाला सुनता नहीं है। यानी कि हमारे देश में कुछ अच्छे पुलिस वाले हैं तो कुछ बुरे पुलिस वाले हैं। यानी कि कुछ अच्छे पुलिस वाले जो हैं वे ऐसे काम करने लगते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो हैं काम नहीं करते हैं, वे नाकारा होते हैं, निकम्मे होते हैं, जैसे भगवानपुर के गरोल थाना के थे। यहाँ पर इन्होंने अगर वक्त रहते वाकई में रिपोर्ट लिख लेते तो आज ये लड़की जो होती है जिंदा होती। शायद इस लड़की के बारे में अभी तक रुपेश पकड़ा जाता
और अभी भी ना ही तो उसका फ़ोन मिला है, ना ही रुपेश को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पर भाई बहन के रिश्ते को भी शर्मसार किया गया है। हम अपने भाई को राखी बांधते हैं तो हमारा भाई जो होता है हमारी रक्षा करने की कसम खाता है। हमारा भाई जो होता है वो हर सुख दुख में साथ देता है, चाहे हमारा खुद का भाई हो, चाहे जब इसे अगर हम किसी को भाई मानते हैं तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही करेगा। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ दरिंदे ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि वे कौन से रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं, जबकि रुपेश जो होता है उसकी पहले से शादी हुई भाई होती है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।